नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। वन लाइनर लगभग 900 क्वेश्चन होगा। तो इस प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि पहले वीडियो में 450 क्वेश्चन होगा और फिर दूसरे वीडियो इसका आएगा, उसमें भी 450 क्वेश्चन होगा। क्योंकि एक वीडियो में 900 क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग दो वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में 450 क्वेश्चन होगा, वो भी प्राचीन भारत का इतिहास का। मध्यकालीन तो छोड़ ही दीजिए अभी, ठीक है ना। तो अगर आपने पढ़ रखा है सही से तो रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका एग्ज़ाम है और डीएलएड, हालांकि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डीएलएड के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं, टाइम लगेगा, थोड़ा आराम से देखिए, निश्चिंत होकर देखिए, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते थे हम पाषाण युग। पाषाण युग बोलते हैं जिस टाइम पे पत्थरों और औजारों का उपयोग किए जाते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में, पुरा, मध्य और नवकाल, ठीक है। पुरा, मध्य और नव। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग के मानवों को की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार व फल संग्रह करना। पुरापाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो आग था। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है, पुरापाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ? पशुओं का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया या चक्र था। किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो नवपाषाण युग में। फिर अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये भी नवपाषाण युग में ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में ही। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो ये भी नवपाषाण युग में ही। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। एक भी क्वेश्चन, आई थिंक एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं हुआ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे रिविजन करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण युग में तांबे की खोज हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो गेहूं व जौ की। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। चित्रकारी व प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका से। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। चित्रकारी व प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और अगला क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो तांबा का। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 पाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा त्राम निधियाँ, यानी कि त्राम उपकरणों के जखीर को त्राम निधियाँ कहते हैं, कहाँ पाया गया है? तो ये कुंगेड़िया में है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राम पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो पशुओं का, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है, त्राम पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा। नेक्स्ट है, संभवतः त्राम पाषाण काल में पूजनीय पशु था? तो सांड को पूजा जाता था त्राम पाषाण काल में। नेक्स्ट है, रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? तो ये लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता
का समानता थी निर्धारित किया गया। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके द्वारा हुआ। तो इसका पता सबसे पहले 1921 ईस्वी में किया गया, और किनके द्वारा किया गया तो दयाराम साहनी के द्वारा इनका खोज किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए। तो ये हड़प्पा में पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। तो आयताकार थे। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है आलमगीरपुर। ओके, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है। तो सूतकांगेडोर, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है। ये दास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। वह शहरी व व्यापारिक थी। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था। तो नगर योजना। नेक्स्ट है किस हड़प्पा पुरास्थल में नक्काशीदार कच्ची ईंटें द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। तो लोथल। ठीक है ना, लोथल। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर मिला है। तो मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। ठीक है ना, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो इसका साक्ष्य जो किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ। तो अन्नागार मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है किस हड़प्पा पुरास्थल के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है। तो धौलावीरा। ठीक, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता अब तक की ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है। ये धौलावीरा को ही माना गया। ठीक है, इसमें पॉइंट याद रखिएगा, जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था। तो शिल्पकारी था मुख्य पेशा। ठीक है ना, नेक्स्ट है किन हड़प्पा पुरास्थलों में से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है। तो लोथल व चन्हूदरो। ठीक है ना, नेक्स्ट है किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी का प्रमाण मिला है। तो लोथल से। नेक्स्ट है हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। तो दशमलव। नेक्स्ट हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी। तो 2 और 16 के अनुपात में। नेक्स्ट हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की। तो कपास की। नेक्स्ट हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था। गेहूँ व जौ था। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूँ और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। लोथल व रंगपुर। नेक्स्ट है किस हड़प्पा से जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बनावली से। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा। नेक्स्ट हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज सर्वोत्तम है। तो मुहरे। नेक्स्ट है कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांश किन की है। तो नारी की। ठीक है, नारी की मूर्तियाँ ज़्यादातर है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है। तो मुहरों से मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी। तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है ना, भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई। तो 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई। तो 1923 ईस्वी में। सिंधु लिपि किस ओर लिखी जाती है। तो दाईं से बाईं ओर, फिर बाईं से दाईं। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट है किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ यानी कि हवन कुंड या अग्नि कुंड जो भी बोलिए वेदियाँ प्राप्त हुई। तो ये हड़प्पा, लोथल व कालीबंगा तीनों से। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव की आद्य रूप या पाशुपात रूप को चित्रित किया गया है। तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष था पीपल। नेक्स्ट हड़प्पा वासियों किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। तो
कुंवर सांड को। ठीक है, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी का प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा। नेक्स्ट है, हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो रोपर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात में। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है धोलावीरा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों का या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखलिस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग की। किन हड़प्पा पुरास्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई? तो लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा। ठीक है ना। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को। सर्वप्रथम कितने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने नाम दिया था। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? तो 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक काल। और कब से कब तक काल को ऋग्वैदिक काल माना गया? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल माना गया। नेक्स्ट है, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे है, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना गया है। वैदिक काल भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो आर्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, आर्यों के मूल निवासी संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया यानी कि बैक्टीरिया में। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्य शब्द तथा आर्यों के विषयों में पारंपरिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च वंश। ठीक है ना। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है ना। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाएं? तो इंडो आर्य कहलाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब सप्त सेंधव प्रदेश में। नेक्स्ट है, वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था और कौन कौन थे? तो 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आरंभ में अर्थात ऋग्वेद काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर प्रारंभ हुआ? तो व्यवसाय के आधार पर। ठीक है। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? जन्म के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? तो प्रजापति बन गए थे। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया हुआ था? तो सरस्वती नदी को। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वैकनॉट, सूदखोर कहा जाता था। ठीक है ना, सूदखोर। शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को कुशीदीन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था अश्वमेघ यज्ञ। वैदिक काल में सूर्य प्रदर्शन व मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था तो वाजपेयी यज्ञ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। नेक्स्ट है, महाजनपदों। ठीक है। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्र निकाय में। ठीक है ना। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो बृहद्रथ नाम था। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बृहद्रथ ने की थी। महाभारत कालीन सरासंध किसका पुत्र था? तो बृहद्रथ का पुत्र था। ठीक है ना। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व। और बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगृह को। ठीक है ना, राजगृह को।
बिम्बसार ने अपना राजधानी बनाया। ठीक है ना। नेक्स्ट है बिम्बसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो प्रसेनजीत की। नेक्स्ट है बिम्बसार किस धर्म की अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं ये क्वेश्चन फटाफट से। आगे बिम्बसार वह समकालीन राजवेद जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था जीवक। नेक्स्ट है बिम्बसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग यानी कि पीलिया या जॉन्डिस प्रीत शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद जीवक को भेजा गया था वह अवंती शासक था प्रदोत। 493 ईसा पूर्व बिम्बसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट है अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक नाम था अजातशत्रु का उपनाम। नेक्स्ट है अजातशत्रु किस धर्म की अनुयायी थे? तो जैन धर्म के, जैन परंपरा के अनुसार। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? तो उदयन उसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्र। उदयन किस धर्म की अनुयायी था? तो जैन धर्म के। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? तो अवंती का मगध में विलय। नेक्स्ट है उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना नागदशक। 412 ईसा पूर्व किसने हर्यक वंश की अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो नागदशक की मंत्री शिशुनाग। ठीक है, यह नागदशक की मंत्री था। चलिए आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ स्थानांतरित की? तो वैशाली। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना कालाशोक। ठीक है ना। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः स्थानांतरित की पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्मनंद को। ठीक है ना। महापद्मनंद द्वारा विजित प्रमुख राज कौन कौन थे? तो कुरु, पांचाल, मिथिला, कलिंग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। धनानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ? तो सिकंदर का। धनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? तो अंग से विजय से हुई और इसका अंत हुआ कलिंग से। ठीक है। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था शिशुनाग वंश। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? तो सोन व गंगा नदी के संगम पर। ठीक है। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो पाटलिपुत्रा। राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिंबिसार ने। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो महापद्मनंद ने। बिंबिसार के राजवैद जीवक ने आयुर्वेदिक की शिक्षा कहाँ ली थी? तो तक्षशिला में। ठीक है ना। सिकंदर का जन्म कब हुआ था और वह किसका पुत्र था? तो इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व और यह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है। फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? तो यह मकदूनिया के शासक थे। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना? तो मात्र 20 वर्ष की उम्र में। ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के झेलम क्षेत्र में किसका शासन था? तो पुरु का यानी कि पोरस का। ठीक है ना। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड स्पीच का युद्ध। ठीक है ना। हाइड स्पीच का युद्ध। नेक्स्ट है हाइड स्पीच का भारतीय नाम क्या है? तो वितस्ता या झेलम। नेक्स्ट है सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया? तो सेल्यूकस को। सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर को। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? एरियन। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसके लेखक और कौन से हैं? यानी कि इंडिका है और इनके जो लेखक हैं इंडिका के वो मेगास्थनीज थे। मौर्य समाज का संस्थापक कौन थे?
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था और उनकी माता जी का नाम क्या था? तो 345 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था और इनकी जो माता थी वो मूरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो तक्षशिला में इनकी शिक्षा कंप्लीट हुई थी। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? चाणक्य थे। नेक्स्ट है, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा? तो मगध। नेक्स्ट है, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इसका अभियान में उसने किन्हें पराजित किया? तो पंजाब व सिंध को, यूनानियों को। ठीक है। नेक्स्ट है, किसके युद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? धनानंद को। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? चाणक्य ने। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? तो मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण हो गई? तो 298 ईसा पूर्व। उपवास से, जिसे जैन परंपरा में शल्लेखना कहा जाता है। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व। और वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार यानी कि वारिसार। ठीक है। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? तो अमित्रोचेटस, संस्कृत अमित्रघात। ठीक है। अमित्रघात का शब्द का अर्थ क्या होता है? शत्रु या विनाशक। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिंहसेन। बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायोनियस थे। ठीक है। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटिओकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायमेकस। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय के। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय का वह भविष्य वक्ता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था? तो पिंगलवत्स। नेक्स्ट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक थे। बिंदुसार का मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो अवंती यानी कि उज्जैन का। नेक्स्ट है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। ठीक है। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोकवर्धन। सिंगली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया था? तो प्रियदर्शी। अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा में। अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली थी। अशोक ने किस लिपि को अंतर्राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो ब्राह्मी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यानी यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व यह युद्ध हुआ। और 8वें वर्ष में ये जब अशोक के राज्याभिषेक के बाद, यानी कि 8 वर्ष के बाद। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो उपगुप्त मथुरा। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? बौद्ध गया। अशोक ने शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और कहाँ? तीसरे पाटलिपुत्र। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुरी संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। नेक्स्ट है, अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदर्थ थे। अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया? तो राज्यादेश या शासनादेश। ठीक है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के वृत्त शिलालेखों की कुल संख्या कितनी और यह कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई? 14।
और 8 स्थानों से प्राप्त हुई। अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभलेखों की भाषा व लिपि क्या है, तो प्राकृत ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी, तो 8वां। अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया तथा इसके इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है 13वां। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी और कब तथा किसके द्वारा, तो गिरनार सर्वप्रथम शिलालेख गिरनार शिलालेख की खोज हुई 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है, तो भब्रू शिलालेख। अशोक के गुफा लेखों की कुल संख्या कितनी है, 3। अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है, तो बराबर यानी कि गया, बिहार। बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं का नाम क्या है, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था, तक्षशिला। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक की राजधानी बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट है, नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त। ठीक है ना, विशाखदत्त। नेक्स्ट है, किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है, तो इंडिका का। ठीक है। नेक्स्ट है, चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसका कथन है, तो मेगास्थनीज का। भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को। नेक्स्ट है, उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही, अशोक। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था, तो कुणाल को। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्ठी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है, तो येरागुडी लघु शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक की माता का नाम क्या था, तो सुभद्रांगी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक व सभासद में विभाजित किया, तो मेगास्थनीज। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की, 150 ईसा पूर्व, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में। शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो विदिशा, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपको आधा क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं वन लाइनर, यानी कि 900 में से आधा हो चुका है। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आधा के क्वेश्चन करा दूंगा। और याद रखिएगा, ये सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास हैं। ठीक है ना। आगे इसके 2 और पार्ट हैं, यानी कि 3 पार्ट है, तो इसमें मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास अभी 2 बाकी ही है। ठीक है ना। तो 3-4 पार्ट में आएगा, तो आप सब देखिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। साइंस का भी आप कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने, हालांकि मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप लिंक नहीं दे पाऊँगा तो आप वीडियो के सेक्शन में जाइए, इस चैनल को जो DP है उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का सेक्शन आएगा, उस सेक्शन में आप देखिएगा तो 1200 का साइंस का कंप्लीट रिवीजन मैंने करवा रखा है। इसी तरीके से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।